गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस रहते ही हैं। टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी कंप्यूटर क्वेश्चंस रहते ही हैं। इसलिए हमें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी रहनी चाहिए और बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए ताकि हम ये सब एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर क्वेश्चंस को ईजिली हैंडल कर पाए और सही से जवाब दे पाएँ। ये क्लास बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेगी और मैं पूरा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में पढ़ाऊँगा। ये आज पहली क्लास रहेगी। मैं पूरा एक सीरीज़ लाऊँगा जिसके तहत मैं पूरा फंडामेंटल कंप्लीट कर दूँगा। आप ये पूरा सीरीज़ देखकर कोई भी एग्ज़ाम्स के कंप्यूटर क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आप सभी को तो पता होगा कंप्यूटर क्या होता है। आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, राइट। क्या हम लोग बचपन में पढ़ा था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये बात सही है। और इट टेक्स इनपुट एंड गिव्स अस आउटपुट, ये एक बेसिक डिफिनेशंस थी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स अस इनपुट एंड गिव्स अस आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है और हम लोग को आउटपुट देता है। इसी को थोड़ा अच्छे ढंग में बोला जाए तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that performs calculations and operations based on instructions provided by a software or hardware program। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। किसके बेसिस पे? इंस्ट्रक्शंस दो कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है उसको, राइट। ओके, तो मॉडर्न डे में कंप्यूटर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर कंप्यूटर की विशेषता होती है, वैसे वही क्या डिफरेंस है पहले के जनरेशन्स में और अभी की जनरेशन्स में। बिफोर इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स हम कैलकुलेशन कैसे करते थे? बाय हैंड करते थे, जिससे हमें बहुत टाइम लगता था। एक्यूरेसी की संभावना कम होती थी, रिलायबल नहीं था और हमें डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे पेपर्स लग जाते थे, राइट। पर कंप्यूटर के आने के बाद से सब चीज़ बदल चुका है। बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं हमें कंप्यूटर्स के। तो ऐसे ही कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड्स बहुत होती है, वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड कर सकते हैं, राइट। उनकी कंपटीशन स्पीड ऑफ कंपटीशन बहुत हाई होती है। तो हमारे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ स्पीड एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्यूरेसी। ये बहुत एक्यूरेट होता है, कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के द्वारा हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और ये एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। इसमें ह्यूमन एरर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हम खुद से कैलकुलेशंस करेंगे तो एरर्स हो सकते हैं क्योंकि वी आर ह्यूमंस एंड वी मेक मिस्टेक्स, राइट। बट कंप्यूटर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर्स और ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेट होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलेंगे? डिलीजेंस। व्हाट? डिलीजेंस। कंप्यूटर्स आर हाईली रिलायबल। हैंड कैलकुलेशन या ह्यूमन कैलकुलेशंस रिलायबल नहीं होते थे। अगर हम 3-4 लोग एक ही कैलकुलेशंस को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि सबके अलग अलग आंसर आ जाए। इस केस में हम किसका आंसर एक्यूरेट माने, ये रिलायबिलिटी नहीं थी, एक्यूरेसी नहीं थी, रिलायबिलिटी नहीं थी। लेकिन कंप्यूटर बहुत रिलायबल होते हैं, वो हमें मैक्सिमम एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस क्यों ना हो, वो हाई स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं। और ये लॉन्ग कैलकुलेशंस को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर देते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब क्या हुआ? हम कभी भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एनी टाइम, 24/7, एनी टाइम एनीवेयर। कंप्यूटर्स तो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड के कंप्यूटर्स तो लाइक लैपटॉप्स, नोटबुक्स,
जिनको हम कहीं भी लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे साइजेस में अब कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? हमारा स्मार्टफोन। ये भी एक तरह का कंप्यूटर है जो इसके वर्सटाइल नेचर को शो कर रहा है कि हम कैसे आजकल मैक्सिमम वर्क मोबाइल पे ही कर ले रहे हैं, राइट। एंड पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोरेज। कंप्यूटर कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है वो, एकदम ईजिली, और कैलकुलेशन कर लेता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर लेता है ईजिली, या बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखता है हार्ड डिस्क में। जैसे कि आजकल हम हार्ड डिस्क में बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रखे रहते हैं। बहुत तरह के मेमोरीज भी कंप्यूटर में होते हैं, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, राइट। ये तो हुई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, ये इतना हेल्पफुल क्यों है, और अब हम जानेंगे कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, सबसे पहले ये कहाँ इन्वेंट हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम इसके डेवलपमेंट को जानेंगे। सबसे पहले एक एबकस नाम का काउंटिंग डिवाइस बनाया गया था जो चाइना में डेवलप हुआ था। ये एक काउंटिंग डिवाइस था, इसकी मदद से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाते थे। उसके बाद इसमें डेवलपमेंट हुआ तो कुछ सालों बाद नेपियर बोन्स नाम का एक काउंटिंग डिवाइस डेवलप हुआ। इसे स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने बनाया था। नेपियर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने इसके यूज से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना चाहा, इसलिए उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया। नेपियर ने बहुत सारे लॉगरिदम्स को भी डेवलप किया। इसके बाद कुछ सालों बाद पास्कलिन नाम का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप किया गया। ये एडिशंस को, सब्ट्रैक्शंस को, होल नंबर्स का भी एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कर सकता था। इसे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेसी पास्कल ने डेवलप किया था। इसके बाद कुछ सालों बाद एक पंच कार्ड सिस्टम का इन्वेंशन हुआ। पंच कार्ड सिस्टम का इन्वेंशन हुआ जिसके अंदर हम डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। सिस्टम डाटा को स्टोर किया जा सकता है और उससे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। जब हमें जरूरत हो तो हम उसे डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। 1792 में चार्ल्स बैबेज ने एक एनालिटिकल इंजन का डेवलपमेंट किया जो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसके कोर प्रिंसिपल्स वही हैं जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के थे। उनके कोर प्रिंसिपल्स वही थे जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर के प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही चार कोर प्रिंसिपल्स आज भी हैं। यही चार प्रिंसिपल्स उस समय भी थे जब उन्होंने पहली बार एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये हमारा कंप्यूटर डेवलपमेंट की तरफ पहला कदम था। उसके बाद हॉलरिथ मशीन का डेवलपमेंट हुआ जिसमें टेबुलर और पंच कार्ड्स का यूज था। पंच कार्ड्स मैंने बताया कि किस काम में यूज होता था। पंच कार्ड्स में हम डाटा को स्टोर करते थे और जरूरत के समय रिट्रीव करते थे। तो इसी पंच कार्ड्स की मदद से एक मशीन बनाया हॉलरिथ ने और उससे कैलकुलेशन किया जाता था। उसके बाद मार्क 1 कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। ये हॉवर्ड हैथवे एकिन ने डेवलप किया। ये किस पे बेस्ड था? इसलिए चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन और हॉलरिथ के जो पंच कार्ड था दोनों को यूज करके मार्क 1 कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया। इसका डेवलपमेंट किस कंपनी के द्वारा किया गया? मार्क 1 का डेवलपमेंट IBM के द्वारा किया गया और इसका डेवलप कौन किया था? हॉवर्ड हैथवे एकिन। और फिर इसी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए। मार्क 3, मार्क 4 यही सब आया गया। मार्क 4 में तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर मेमोरी का भी यूज हुआ था। उसके बाद फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर ABC का डेवलपमेंट हुआ। ये जॉन विंसेंट के द्वारा और क्लिफर्ड ई बेरी के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें हम लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे। और इसमें पहली बार था कि स्टोरेज के लिए हम कैपेसिटर्स का यूज करते थे। कैपेसिटर्स साइज में बहुत बड़े होते थे, तो उस समय कंप्यूटर्स भी बहुत बड़े होते थे। एक बड़े से हॉल में एक कंप्यूटर को स्टोर किया जाता था, मतलब कि बहुत बड़े हॉल में असेंबल करने के लिए हमें बहुत बड़ा हॉल चाहिए था
जिसमें हम सारे इक्विपमेंट्स को लगाकर एक कंप्यूटर को रेडी करते थे। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ ENIAC का। ENIAC हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस के लिए यूज हुआ। ये पहला था, इससे पहले कोई भी जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं होता था। ENIAC का फुल फॉर्म क्या हुआ? ENIAC का फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC। ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला कंप्यूटर था जो जनरल पर्पसेस के लिए यूज हुआ था। इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर किए थे। और इसका इन्वेंशन कौन किया था? जॉन मैकली एंड परस्पर्स इकर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करके रखें। राइट। इसके बाद इसी में कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया और एडवेक को लॉन्च किया गया। एडवेक क्या था? एडवेक ENIAC का ही सक्सेसर था। उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट किया था। इसमें बाइनरी नंबर्स का यूज होने लगा अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को, ऑपरेशंस को करने के लिए, और डिजिटल फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को भी लिखा जाने लगा। एडवेक थोड़ा एडवांस वर्जन था ENIAC का। ये दोनों पे आप ध्यान रखिएगा। ENIAC और एडवेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ENIAC वो पहला कंप्यूटर था जिसको जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया। उसी को जब थोड़ा मॉडिफाई किया गया तो एडवेक लॉन्च किया गया, जिसमें पहली बार बाइनरी नंबर्स का यूज होने लगा। एडवेक में पहली बार बाइनरी नंबर्स का यूज हुआ है और ENIAC वो पहला था जिसको जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया है। और इसका इन्वेंशन कौन किए थे ENIAC का? ये भी याद रखिएगा, J. प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मैकविले। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है ENIAC और एडवेक के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ। उसके बाद एडसेक का डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नाम से। ये वॉन न्यूमैन मशीन प्रिंसिपल्स के बेस्ड पे इसका इन्वेंशन हुआ था। इट वॉज फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसमें पहला ये कंप्यूटर था जिसमें ये प्रोग्राम को स्टोर करके यूज किया जाता था, रखा जाता था। उसके बाद यूनिवैक का डेवलपमेंट हुआ। कमर्शियली जो पहला कंप्यूटर लॉन्च हुआ वो था यूनिवैक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवैक, ENIAC वो पहला था जो जनरल पर्पसेस के लिए यूज होता था, लेकिन कमर्शियली जो पहला कंप्यूटर अवेलेबल था सबके लिए वो यूनिवैक था। इसको भी एकर्ट और मैकविले की कंपनी द्वारा ही बनाया गया था। यहीं से स्टार्ट होती है मॉडर्न कंप्यूटर्स के जन्म की। इट रिप्रेजेंट्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, यूनिवैक। ये एक बहुत डिसाइडिंग टर्म था मशीन्स के मामले में। यहीं से मॉडर्न कंप्यूटर्स की शुरुआत होती है। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, इंटेल 4004। In 1969, Intel Corporation designed the first general purpose programmable processor, Intel 4004. It was a set of 4 chips known as MCS4. It included a central processing unit chip, the 4004, as well as supporting read-only memory chip from the custom applications program, a random access memory chip for processing data, and a shift register chip for input या output पोर्ट। समझा? माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इंटेल ने सबसे पहले एक माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट किया जिसमें एक रैम था और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था। इसके कारण ही साइज धीरे धीरे छोटा होते चला गया। राइट। कंप्यूटर्स का पहले बहुत चौड़े स्पेस, लंबे स्पेस में उसका सेटअप किया था, लेकिन धीरे धीरे साइज कम होते गया। और आज तो हम अपने हैंड में भी कंप्यूटर को लेकर चलते हैं, जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं। ये एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को जाता है। वैसे ही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, तो एलन ट्यूरिंग का नाम लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज का, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने पहली बार एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था और वह उसमें जो प्रिंसिपल्स थे वही प्रिंसिपल्स आज भी यूज होते हैं। वहीं से बर्थ होता है मॉडर्न कंप्यूटर्स का। ओके। और ये पहला नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था?
ABC, राइट। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पहली बार कौन आया था? ENIAC। मैंने आपको बताया ही, ENIAC वो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, राइट। और यूनिवैक क्या था? यूनिवैक था पहला कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर। पहली बार कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर कौन था? यूनिवैक। यूनिवैक का फॉर्म क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जो इंटेल ने लॉन्च किया था? इंटेल 4004। ये तो बात हो गई हिस्ट्री की और किनको फादर कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के जनरेशन्स थे। डेकेड्स जैसे जैसे चेंज होते गए उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट होते चला गया, साइज कम होते चला गया, नए नए इक्विपमेंट्स उसमें ऐड होने लगे, राइट। नए नए डिवाइसेस उसमें लगने लगे, चिप के साइजेस बदल गए, चिप तरह तरह के चिप बदल गए। तो ये आज हम उस जनरेशन्स के बारे में ही पढ़ेंगे, कौन से डेकेड में क्या चीज़ यूज होता था और उसके बाद कैसे कैसे एडवांसमेंट हुआ तो क्या क्या यूज होने लगा। तो ओके, पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1946 से 1959। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कब से कब तक माना जाता है? 1946 से 1959 तक के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ उसे हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। इसमें क्या यूज होता था? इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही बिजली यूज करते थे और ये बहुत बड़े स्पेस में सेटअप होते थे और इनको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन यूज करना पड़ता था। ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, हमें इनको ठंडा रखना पड़ता था अच्छे से काम करने के लिए। The first generation computers were used vacuum tubes as the electronic components. They occupied a very large space and performed computations in milliseconds. Machine languages are used. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज का यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब्स तो बहुत बड़े होते थे, बहुत लार्ज स्पेस में उसका सेटअप होता था। अच्छा, ऐसे में ही कौन कौन से कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं? तो स्टार्टिंग के जितने कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, जैसे कि यूनिवैक, एडसैक, इनियैक, एडवैक, राइट। ये सब फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। IBM 701, IBM 650, ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के हैं। उसके बाद एडवांसमेंट स्टार्ट हुआ तो फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का दौर आया। इसमें क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स के द्वारा। ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा था, वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले बहुत छोटा था। और मशीन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया असेंबली लैंग्वेजेस के द्वारा और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा। इसमें मैग्नेटिक कोर्स एंड मैग्नेटिक टेप्स का भी यूज होने लगा। और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर का नाम है, सब इम्पोर्टेंट है। एक दो कंप्यूटर का नाम आपको याद होना चाहिए जो सेकेंड जनरेशन से हो, फर्स्ट जनरेशन से हो, थर्ड जनरेशन से हो। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स क्या था? IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604, CDC 3600। वो दौर में IBM का दबदबा था, राइट। इसके बाद और एडवांसमेंट हुआ, उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बारी आई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था? 1965 से 1971। और सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965। फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को भी रिप्लेस कर दिया गया। ट्रांजिस्टर्स को किस चीज़ ने रिप्लेस किया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने रिप्लेस किया। IC, जो IC आज भी यूज होता है, लेकिन अब बहुत वेरी लार्ज स्केल बहुत वाला IC अब यूज होता है, राइट। फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड्स में कैलकुलेशन कंप्लीट होते थे, लेकिन थर्ड जनरेशन आते आते ये कैलकुलेशंस नैनो सेकेंड्स में होने लगे। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होने लगा, फॉर्ट्रॉन, कोबल, पास्कल, एल्गो 60 बेसिक का यूज होने लगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में 1965 से 1971 के बीच में। इसमें रिमोट प्रोसेसिंग का फीचर्स आ गया, टाइम शेयरिंग का फीचर्स आ गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनने लगे, यूज होने लगे। और इसमें भी डोमिनेंट IBM था। IBM ने बहुत सारे अपने कंप्यूटर्स लॉन्च किए थर्ड जनरेशन में। उसके एग्जांपल्स कुछ है, IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP, IBM 370, 168, ये सब उसी के एग्जांपल हैं। उसका और एडवांसमेंट हुआ तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का
दौर आया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1980 के बीच में। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, VLSI, राइट। VLSI का मतलब आप जानते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब सब IC जो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसके अंदर ही बहुत सारा एक चिप के अंदर बहुत सारा चीज़ इक्विप्ड रहे। तो यही धीरे धीरे इसका साइज और छोटा होते चला गया। आज हम VLSI का यूज करते थे से भी ज़्यादा छोटा यूज करते हैं चिप्स। 1970 1980 के दौर में VLSI का यूज होने लगा, राइट। ध्यान देना है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड जनरेशन में ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, राइट। उसके बाद बारी आती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, जो 1980s में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, बहुत सारे लैंग्वेजेस डेवलप हुए, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा, जो मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स एक ही चिप में जिसमें रहते हैं। ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का काम ही है, जो आज कैलकुलेशंस को एकदम बहुत फास्टली और एक्यूरेटली हम कर पाते हैं। दीज कंप्यूटर्स कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। आजकल हम कंप्यूटर्स में क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स के द्वारा ही इनपुट करते हैं। पहले ये सब नहीं था, लेकिन आज कर पाते हैं, राइट। तो आजकल इसके एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर्स बनने लगे हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण ही हम सुपर कंप्यूटर्स का इन्वेंशन पॉसिबल हो पाया, राइट। तो कंप्यूटर का भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ऑपरेशन के हिसाब से हम टाइप्स पे बात करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, राइट। ये उतना कुछ एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन के हिसाब से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कर सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कर सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। जो मेन होता है, जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। चारों का कैपेबिलिटी अलग होता है, कैपेसिटी अलग है, साइज अलग है, राइट। माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही स्मॉल होते हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। पर्सनल यूज के लिए, जैसे हम एक घर में डेस्कटॉप लगाते हैं, वो सब जो हम लोग पर्सनल यूज के लिए, गेम खेलने के लिए, सब इंटरनेट सर्फ करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर हम किसको कहते हैं, जो फिजिकल साइज में छोटा रहे लेकिन जिसमें कैपेबिलिटी लार्ज कंप्यूटर की तरह हो। वो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, सब ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस को ऑपरेट करने के लिए जो यूज करते हैं, उसको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर फिर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्सपेंसिव और लार्ज साइज कंप्यूटर्स होते हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को एक साथ एक्सेस करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर तो बहुत ही पावरफुल, एक्सपेंसिव और फास्टेस्ट कंप्यूटर है इन वर्ल्ड में। इंडिया के पास भी अपना परम है, परम 8000, जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। और अभी इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कौन सा सुपर कंप्यूटर है, प्रत्युष। सुपर कंप्यूटर्स आर powerful, expensive and fastest computers. They have architectural and operational principles from parallel and grid processing for performing billions and trillions calculations per second. They are used for applications that require large amount of mathematical computations like weather forecasting, fluid dynamics, graphic design, etc.
इंडिया लॉन्च्ड मीहिर सुपर कंप्यूटर रिसेंटली टू इम्प्रूव इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग। सुपर कंप्यूटर का हम यूज़ बहुत ही एडवांस चीज़ों के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल, एक्सपेंसिव है, बहुत सारा उसमें कॉम्प्लेक्स हम ये इंस्ट्रक्शंस को डाल के परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि हम फ्लूइड डायनामिक्स के लिए ये सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ग्राफिक डिजाइन के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इंडिया का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है मिहिर, वो हम यूज करते हैं वेदर फोरकास्ट करने के लिए। चलिए हम कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ग्रेस CDC 6600। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, समिट, किसके द्वारा? USA के द्वारा। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, परम 8000। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, प्रत्यूष। यूटिलिटी के हिसाब से भी कंप्यूटर के टाइप होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। अब जैसे कि जनरल पर्पस में क्या हुआ, हम स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स को ये सब जनरल पर्पस में ही मानते हैं, क्योंकि लैपटॉप्स को, डेस्कटॉप को हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट सर्फ करने के लिए, या फिर वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, या बेसिक काम करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको जनरल पर्पस कहते हैं। लेकिन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बनाया जाता है। जैसे कि ऐसे कंप्यूटर जो ATC के द्वारा यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल, टावर कंट्रोल के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए जो EVM बनाया जाता है, वो सब क्या है? जनरल पर्पस। ATM हुआ, वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है। और आजकल तो हम यूज के हिसाब से भी कंप्यूटर बता सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर, पाम टॉप मतलब कि जो हमारे हाथ में आ जाए और कनेक्टेड वायरलेसली है, मोबाइल, टैबलेट, ये सब का तो बहुत ही सबसे इजी एग्जांपल है। लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स तो आप लोग जानते ही हैं, जिसको हम कभी कभी नोटबुक भी कहते हैं। लैपटॉप बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, अच्छा खासा ऐसी पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर, जो हम जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, वही पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो हम घर में लगा के रखते हैं। इसमें एक CPU होता है, एक मॉनिटर होता है, एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है, 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के फिर ये इस कंपोनेंट्स को मिला के हम एक डेस्कटॉप बनाते हैं, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, राइट। वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर से तो फास्ट होता है और किसी चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को करने के लिए किया जाता है। क्लाइंट एंड सर्वर, तो क्लाइंट एंड सर्वर, बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम एक सर्वर की तरह यूज करते हैं, और उसको एक्सेस बहुत सारे यूजर्स करते हैं, जो क्लाइंट कहलाते हैं। और जिस सर्वर को सब एक्सेस करते हैं वो सर्वर होता है, जिस कंप्यूटर को सब एक्सेस करते हैं वो एक सर्वर काम करता है। और चलिए फंडामेंटल्स ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या हुए? कंप्यूटर के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, मेन कॉम्पोनेंट्स क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? जो फिजिकल पार्ट्स है, ये कंप्यूटर का जो फिजिकल कंपोनेंट है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, माउस, मॉनिटर, UPS, ये सब को हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम देख सकते हैं पर टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर को क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करते हैं। डाटा, डाटा क्या है? डाटा इज अ सेट ऑफ फैक्ट्स। जैसे कि हम कोई भी डाटा, एक नंबर है, उसको हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट्स का मार्क्स, ये क्या हुआ? रोहन ने 96 मार्क्स मैथ में लाया, 46 इंग्लिश में लाया, इसको हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये एक डाटा हुआ। ये डाटा किसके बारे में है? रोहन के बारे में है, रोहन के एकेडमिक के बारे में है, राइट राइट। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर ही बहुत सारे, एक मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे चिप्स लगे हुए हैं, उसी के अंदर CPU लगा हुआ है, उसी के अंदर रोम लगा हुआ है, उसी के अंदर रैम लगा हुआ है, राइट। उसी के अंदर बायोस चिप भी लगा हुआ है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप।
ये बहुत ही मेन कंपोनेंट यही है, आप समझिए। हर डेस्कटॉप में, हर सीपीयू में, हर कंप्यूटर में मदरबोर्ड का इम्पोर्टेंस बहुत है। मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। इसमें आप देख सकते हैं ना कि कैसे हम डाटा को इनपुट कराते हैं और आउटपुट पाते हैं। इनपुट से मेमोरी यूनिट में जाएगा, मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जाएगा। जैसा इनपुट रहेगा उस हिसाब से परफॉर्मेंस होगा। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में अगर डाटा स्टोर होना हो तो स्टोर होगा, राइट। फिर वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सारे कैलकुलेशंस को परफॉर्म कौन करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और ये सब को, सारे हार्डवेयर को, कंपोनेंट्स को मैनेज कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और सारा डाटा स्टोर कहाँ होता है परफॉर्म ये ऑपरेशंस के बाद? मेमोरी यूनिट में। और फिर हम फाइनली डाटा को स्टोर कहाँ करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में, राइट। जैसे इनपुट यूनिट, इसमें हम डाटा इंस्ट्रक्शंस को इनपुट डिवाइस की मदद से इनपुट करते हैं, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर 3 डिवीजन है, 3 पार्ट है इसके। इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में 2 तरह के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का काम क्या है? ये बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, लॉजिक्स को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंड, और, जॉर, नॉट। ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करने में हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। सच कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसी को मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। ये कोड्स को डिकोड्स करता है, इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, रीड करता है, ट्रांसफॉर्म करता है उसको कंट्रोल सिग्नल्स में, जो वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को एक्टिवेट करते हैं। फिर प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी holds only those data and instructions on which computer is currently working। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ वैसा ही डाटा स्टोर करता है जिस चीज़ पे अभी कंप्यूटर वर्क कर रहा है। जो ऑपरेशंस अभी कंप्यूटर में परफॉर्म हो रहे हैं उसको स्टोर कौन करता है? उसको प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है। और जैसे ही उसमें पावर ऑफ होगा वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। वो बहुत वॉलेटाइल होता है। इसका एग्जांपल क्या है? रैम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम दोनों एक प्राइमरी मेमोरी है। इसमें डाटा लॉस इजली हो जाता है अगर पावर ऑफ हो गया, राइट। ये एक वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम के बारे में थोड़ा जानते हैं। रैम इज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम। इस पर हम टेम्पोरली सारा डाटा स्टोर करते हैं जब तक कि हम इसको फाइनली सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं कर देते हैं। सारे ऑपरेशंस इसी रैम के द्वारा होते रहते हैं। सारा डाटा तब तक यहीं पे होल्ड रहता है। और अचानक लॉस ऑफ पावर होता है तो ये डाटा भी लॉस हो जाएगा, राइट। रैम भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे डी रैम, एस रैम, एस डी रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, सिंक्रोनस रैम, राइट। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। डी रैम किसको कहते हैं? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको ना कांस्टेंट रिफ्रेश की जरूरत होती है। अगर रिफ्रेश नहीं हुआ तो ये अपना कंटेंट लूज कर जाएगा। ये सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका डिमेरिट यही है कि हमें इसे कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। फिर स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक्सपेंसिव है, ये लेस वोलाटाइल है। इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर ज़्यादा देर तक रहता है। हमें रिफ्रेश ना के बराबर करना पड़ता है। ये खुद ब खुद को सेव करते रहता है, लेकिन पावर बहुत यूज करता है और एक्सपेंसिव भी बहुत है। उसके बाद हम एच डी रैम के बारे में पढ़ेंगे, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अ टाइप ऑफ रैम दैट कैन रन एट मच हायर क्लॉक स्पीड्स, ऐसा रैम जो बहुत ज़्यादा क्लॉक स्पीड्स पे भी रन कर सके। और एक और तरह का प्राइमरी मेमोरी कौन सा था, रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम स्टोर्स डाटा परमानेंटली on personal computers and other electronic devices. It performs major output input tasks and holds programs or software instructions. It is non-volatile. ROM कैसा मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, उसमें डाटा लूज नहीं होगा अगर पावर ऑफ होता तभी, राइट। इसलिए हम डाटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली। रोम को भी बहुत सारे प्रकार हैं, एम रोम, पी रोम, इप रोम, इप रोम, ई रोम। किस पे से आप ध्यान रखें कि EEPROM और EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चंस में बहुत बार आ चुके हैं और आते ही हैं। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम डाटा को इरेज कैसे कर सकते हैं, डाटा को इरेज हम कर सकते हैं जब इसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में लाएंगे, इसको एक्सपोज करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो हम डाटा को इरेज कर सकते हैं, राइट। वैसे ही EEPROM क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM में डाटा को हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, लेकिन EEPROM में हम क्या करेंगे, हमको एक्सपोज करना होगा अल्ट्रावायलेट रे से, तभी हम डाटा को इरेज कर पाएंगे। तो आप दोनों इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। EEPROM मतलब इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी में हम डाटा को लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए स्टोर करते हैं, जैसे हमारा हार्ड डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव, हम स्टोर कर दिए, वो उसको कुछ नहीं होगा, वो एक परमानेंट डाटा है, नॉन वोलेटाइल है, उसको पावर से कोई लेना देना नहीं है, उसमें डाटा हमेशा सुरक्षित रहेगा। फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, राइट, फ्लैश ड्राइव, जिप डिस्क, और सबसे कॉमन एग्जांपल है हार्ड ड्राइव, हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगा रहता है, ओके। तो अब तो CD, DVD का यूज बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले इसका बहुत यूज था। तो CD, DVD, CD-ROM, HBD, फ्लैश ड्राइव्स, ब्लूरे डिस्क, जिप डिस्क, ये सब एग्जांपल किसके हुए, सेकेंडरी मेमोरी के, राइट। अब एक कैश मेमोरी भी होता है और एक वर्चुअल मेमोरी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसको आप नोट डाउन कर लें, कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप on the CPU. It act as a buffer between CPU and main memory. एग्जाम्पल से क्या, रजिस्टर्स। कैश मेमोरी ये होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का काम करता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का कोई एग्जाम्पल है रजिस्टर्स। CPU और मेन मेमोरी के बीच में रजिस्टर्स होते हैं जो कैलकुलेशंस को स्पीड अप करते हैं। डायरेक्ट हर बार मेन मेमोरी में डाटा को स्टोर नहीं करके हम डाटा को टेम्पोरली कैशे मेमोरी में स्टोर करते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशंस स्पीड अप हो, बार बार हमें मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं करना पड़े, जिससे कि टाइम का बचत होता है और हमारा कैलकुलेशंस जल्दी हो पाता है। वैसे ही एक वर्चुअल मेमोरी भी होता है, जिसमें वर्चुअल मेमोरी परमिट्स सॉफ्टवेयर टू यूज एडिशनल मेमोरी बाय यूटिलाइजिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव एज ए टेम्पोररी स्टोरेज। वर्चुअल मेमोरी में भी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर परमिशन देता है कि आप हार्ड डिस्क को यूज कर लीजिए एक टेम्पोररी मेमोरी की तरह, ताकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए, राइट। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी का एग्जांपल क्या क्या हुआ, रैम, रोम, और कैशे मेमोरी भी सेमीकंडक्टर का है, राइट। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर का है कैशे मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जांपल बताइए। ऑप्टिकल मेमोरी में CD, DVD, CD-ROM, HBD, ब्लूरे डिस्क, राइट, ये सब ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जांपल है। मैग्नेटिक मेमोरी का ये एग्जांपल सब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जांपल
मैग्नेटिक मेमोरी का एग्जांपल, फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी मेमोरी में इसको आप कैशे मेमोरी भी इंक्लूड कर लीजिए। कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जांपल हुआ सी रोम, CDR, DVD, HBD, ब्लूरे डिस्क। मैग्नेटिक मेमोरी का एग्जांपल हुआ हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, जिसको हम HDD कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD, जिसका यूज अब हम नहीं करते हैं लेकिन पहले यूज किया जाता है क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। तो आज के ज़माने में ये एक नेग्लिजिबल का काम करता है, सो हमें यूज़ नहीं करते हैं। अब फ्लैश मेमोरी हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं आजकल। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब हम अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। पेन ड्राइव का यूज़ तो बहुत ही कॉमन है। मेमोरी कार्ड्स तो हम आजकल सबके फ़ोन में या फिर सिस्टम में लगा हुआ है, राइट। राइट, तो आज इतना ही पे रहा जाए, एक ही अगला दिन क्लास में पढ़ा जाए। तो थोड़ा सा और मैं कवर कर देता हूँ। कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स का क्या मतलब हुआ? कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो हम एडिशनली यूज करते हैं कंप्यूटर को के साथ ताकि वर्क को इजी किया जाए, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ये सब कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं जिसको एक्सटर्नली हम यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ जोड़ के। Peripheral device links to a computer system to enhance the functionality of a computer. It is not part of core computer architecture. Input devices, output devices and store devices are types of peripheral devices. ऐसे components जो externally लगाया जाता है वो core component नहीं है कंप्यूटर का, उसका यूज हम बस फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए करते हैं, राइट। टाइपिंग को इन्हेंस करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, मूवमेंट को इन्हेंस करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के यूज में हम पेन ड्राइव्स का, फ्लैश ड्राइव्स का यूज करते हैं, राइट। तो इनपुट डिवाइसेस के में कंप्यूटर पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस हो सकता है, इनपुट डिवाइस हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में आप जानते ही हैं। कीबोर्ड के अंदर टॉगल कीज होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, बहुत सारे मॉडिफायर कीज जैसे कि शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, फंक्शन कीज जो F1 से लेकर F12 तक होता है। अल्ट प्लस F4 एग्जाम्पल हुआ, F5 से रिफ्रेश होता है। ये सब मॉडिफायर कीज के यूज के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मॉडिफायर कीज क्या हुआ, अल्ट प्लस F4 से हम सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, डाटा को इंट, ये कोई प्रोग्राम को इंट कर सकते हैं। स्केप स्केप की भी होता है जो अंडू करने का काम होता है, ये कैंसिल या क्विट का भी काम करता है। तो सबसे पहले कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते ही हैं, और ये 9 नंबर्स, 10 नंबर्स, 9 नंबर 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स होते ही हैं। इसके अलावा क्या होता है? टॉगल कीज होता है। टॉगल कीज में एग्जाम्पल क्या हुआ? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीनों को टॉगल की कहा जाता है। अब मॉडिफायर कीज किसको कहते हैं? मॉडिफायर कीज में हुआ आपका शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट। मॉडिफायर कीज का मतलब क्या हुआ? ये सिंगल हैंडली काम में नहीं आएंगे, लेकिन इसका यूज करके हम कोई और वर्क कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट दाब के हम कैप्स लॉक, ये अगर हमको अल्फ़ाबेट को स्मॉल के जो बजाय कैपिटल लिखना है तो हम शिफ्ट को होल्ड करके उस अल्फ़ाबेट को टैप करेंगे तो वो कैपिटल में लिखाएगा, या अगर कैपिटल में है, कैप्स लॉक ऑन है, तो स्मॉल में लिखाएगा। वैसे ही फंक्शन बटन के साथ हम कुछ यूज कर सकते हैं। ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं फंक्शंस कंट्रोल के साथ। ऐसे ही फंक्शंस कीज है, F1 से लेकर F12 12 फंक्शन कीज हैं कीबोर्ड में। हर फंक्शन की का अलग अलग वर्क है। बहुत सारे फंक्शन से इसको हम मॉडिफायर कीज के साथ यूज करते हैं, अल्ट के साथ या शिफ्ट के साथ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो F5 का यूज हम करते हैं सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। अल्ट प्लस F4 का यूज हम करते हैं सिस्टम के या प्रोग्राम को शट डाउन करने के लिए या फिर इंड करने के लिए। उसके बाद एक की होता है स्केप। स्केप से क्या क्या यूज होता है? कोई भी प्रोग्राम जो कैंसिल करने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए, क्विट करने के लिए या अंडू करने के लिए हम स्केप का करते हैं, या फिर बैक होने के लिए भी कभी कभी स्केप का यूज करते हैं।
दूसरा पेरिफेरल डिवाइस क्या है? माउस। माउस तो हम नेविगेटिंग के लिए यूज करते हैं। देखा ही होगा उसकी कि एक पॉइंटिंग का कर्सर कंट्रोल डिवाइस है माउस। ऐसे ही फिर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक्स हम गेम्स खेलने के लिए मेनली यूज करते हैं। बचपन में आपने ये गेम स्टूडियो में देखा ही होगा कि हम कैसे जॉयस्टिक का यूज करके गेम खेला जाता है। ट्रैक बॉल, नोटबुक और लैपटॉप में ट्रैक बॉल होता है, इस पे हम फिंगर्स रख के माउस की तरह कर्सर को मूव कर सकते हैं। फिर स्कैनर से हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक सॉफ्ट कॉपी सिस्टम में यूज कर सकते हैं। बारकोड रीडर बारकोड को स्कैन कर सकता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह पेपर और डॉक्यूमेंट्स के लिए ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करता है। चेक, खासकर चेक्स को बैंक्स में बहुत यूज होता है MICR का। चेक्स चेक्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो MICR का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिट फॉर्मेट में एडिट करने के लिए हमें एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना होगा, और उसको कौन करता है? तो OCR। और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, हम जैसे कि आजकल वो एग्ज़ाम्स देते हैं OMR सीट पे। ये क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, उसका डाटा को रीड करता है और रिजल्ट्स को कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। ऐसे ही टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, लाइट पेन, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आप ध्यान रखें कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होगा। इनपुट डिवाइसेस हुआ कीबोर्ड, जिसके अंदर बहुत सारे बटन हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR, OCR, OMR, डिजिटाइजर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डिफरेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। उनके एग्जाम्पल्स को बहुत गौर से देखना। आउटपुट डिवाइसेस में पहला एग्जाम्पल है मॉनिटर्स। मॉनिटर भी बहुत प्रकार के हैं। पहला प्रकार जो बहुत पहले यूज था, CRT, कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, LCD, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, OLED मॉनिटर। सबसे लेटेस्ट OLED मॉनिटर है, जो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, ये और अच्छी क्वालिटी की डाटा को रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट देता है, राइट। फिलहाल अभी चला हुआ है LED और OLED। कुछ साल पहले तक LCD का चला हुआ था, LCD का यूज था। LCD का फुल फॉर्म याद रखें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। OLED का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। दूसरा एग्जांपल हुआ प्रिंटर्स। प्रिंटर भी बहुत प्रकार का है। इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें स्ट्रोक लगता हो, पेपर पे इंक के साथ स्ट्रोक मारा जाए, उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, रेलवे का टिकट जो कटता है उस पर आप देखेंगे कि डॉट 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 से ही इंफॉर्मेशन को लिखा गया है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। लाइन प्रिंटर्स, ऐसा भी जो हमें टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। पहले टाइपिंग सीखने के लिए जो प्रिंटर का यूज किया जाता था, या फिर अभी भी कोर्ट में यूज किया जाता है, वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो सिंगल सिंगल वर्ड को हम स्ट्रोक की मदद से, इंक और स्ट्रोक की मदद से प्रिंट करते हैं। अब नॉन प्रिंट इम्पैक्ट प्रिंटर्स, आजकल जो प्रिंटर्स हैं डिजिटल प्रिंटर्स, सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, जो बहुत ही फास्ट स्पीड पे वर्क करते हैं। जिसका एग्जांपल है लेजर प्रिंटर्स। फोटोकॉपी मशीन्स में जो यूज होता है वो क्या है? लेजर प्रिंटर। वो इंस्टेंट ही सारे चीज़ को स्कैन करके प्रिंट कर देता है, बहुत हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोवाइड करता है। और लेजर प्रिंटर्स के रेजोल्यूशन को किस में नाम मापा जाता है? लेजर प्रिंटर्स के रेजोल्यूशन को डॉट पर इंच DPI, डॉट पर इंच DPI में नापा जाता है। ओके। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स का हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का एग्जांपल हो गया लेजर प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स। और भी तरह के प्रिंटर होते हैं, LED प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर। और तीसरा
आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे वो है प्लॉटर। प्लॉटर का हम बिजनेस चार्ट, आर्किटेक्चरल प्लान्स, लार्ज ग्राफ, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स को बनाने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। जैसे कि घर बनाने के लिए मैप, घर का मैप, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर, ये सब प्लॉटर की मदद से होता है। प्लॉटर भी दो प्रकार का होता है, ड्रम प्लॉटर, फ्लैटबिट प्लॉटर। स्पीकर, डिजिटल प्रोजेक्टर्स, ये सब एक आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट है। ओके, सो आप ध्यान देंगे। हमने हमने अभी पढ़ा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या होगा? मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिसके अंदर हुआ, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गया। और भी क्या है, तो प्लॉटर्स, स्पीकर, डिजिटल प्रोजेक्टर्स, ये सब आउटपुट डिवाइस का है। राइट।